दोस्तों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सरोठिया। विषय बिहार में चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में पहले एनडीए सरकार ने जो घोषणाएं की और उसके बाद में चुनावी घोषणा पत्र में महागठबंधन ने ऐसी हवाई घोषणाएं की हैं जिनका पालन अगर करना हो तो वो तभी मुमकिन है जबकि बिहार का बजट जो है अपना भी जो मूल बजट है उससे 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। बिहार में 20 लाख कर्मचारी हैं और 20 लाख कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं और तेजस्वी यादव ने ये वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार आई तो 2,76,000 करोड़ परिवारों में से हर एक परिवार के एक सरकारी सदस्य को नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं मैं। यानी कि करीब 60 से 70 लाख कर्मचारी और जुड़ जाएंगे, यानी 90 लाख कर्मचारी बिहार में काम करेंगे। अब 60-70 लाख कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बिहार सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। अभी तो नीतीश कुमार की सरकार ने जो 25-26 का बजट पेश किया था, जो कि पिछले साल के मुकाबले 38,160 करोड़ रुपए ज़्यादा था, और उस बजट में जो है जो ऋण भुगतान होता है उसके छोड़ दिया जाए 22,000 करोड़ रुपए हर साल का। जो कर्ज का केवल किस्तों की राशि जो जाती है उसको करीब 22 लाख करोड़ रुपए जो है वो कर्ज में चले जाते हैं, कर्ज के भुगतान में चले जाते हैं। कर्ज लेना तो जारी है अपनी तरह, कर्ज के भुगतान में चले जाते हैं, यानी 2,94,00,000 का बजट उनका अब इसके बीच में उन्होंने 75 लाख वृद्धा पेंशन जो है 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये प्रति माह करने का ऐलान कर दिया है। 75 लाख महिलाओं को 10,000 का देने की घोषणा चुनाव के पहले ही कर दी थी। 129 घोषणाएं नीतीश कुमार ने कुल की थी और मोदी भी कुछ घोषणाएं केंद्र सरकार के खजाने से बिहार के लिए कर गए हैं। 125 यूनिट मुफ्त बिजली की भी बात उन्होंने कही है। उधर नीतीश कुमार महागठबंधन के नायक जो है तेजस्वी यादव, वो जो है वो 70 लाख कर्मचारियों को नौकरियां, सरकारी नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, जिस पर 10 लाख से ज़्यादा खर्च आएगा, 10 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्च आएगा, तो बिहार के बजट का 3 गुने के करीब है। उसके अलावा उन्होंने जो महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह जो पेंशन, आपका 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली जैसी घोषणाएं भी की हैं। यानी कि करीब 12 लाख करोड़ रुपए का बजट जब होगा, जो अभी कर्ज के भुगतान को छोड़ के अभी नीतीश कुमार की सरकार में 2,94,00,000 करोड़ है, जिसको पूरा करने में भी उनको लाले पड़ रहे हैं। तो नीतीश कुमार के लिए तो कुछ एक रास्ते हैं केंद्र सरकार से कुछ मदद पाने के, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनी तो वो कहाँ से लाएगी? शराबबंदी की घोषणा जो हुई थी बिहार में, जिससे 20,000 करोड़ रुपए सालाना का नुकसान बिहार की सरकार के खजाने को झेलना पड़ रहा है, वो तो तब हुई थी जब नीतीश कुमार और महागठबंधन के लालू यादव ने कि राष्ट्रीय जनता दल ने मिलकर चुनाव लड़ा था कांग्रेस के साथ, और उस नशाबंदी तो नहीं हुई जैसा कि प्रशांत कुमार दावा करते हैं, बल्कि 100 रुपये की जो बोतल मिलती थी वो 4 गुना रेट में, 3 से 4 गुना रेट में वहाँ लोगों को
अवैध रूप से सप्लाई हो रही है, जैसे कि गुजरात में भी होती है या अन्य राज्य जहाँ पर भी शराबबंदी लागू है। यानी सरकारी खजाने के हिसाब से देखा जाए तो सब मामला ठन गोपाल का है, लेकिन नेता, अफसर, पुलिस, इन सब के जेबों में वो जो वेट के रूप में आय होती थी 20,000 करोड़ की, वो कहीं ना कहीं शराब माफिया आपस में बांट लेता है, अफसर और नौकरशाहों और नेताओं के साथ। तो 20,000 करोड़ पर महागठबंधन की सरकार आती तो नशाबंदी तो लागू ही रहेगी, या उस फैसले को पलटते भी हैं तो 20,000 करोड़ रुपए से कुछ नहीं होने वाला। जब 12 लाख करोड़ के आप वादे कर चुके हैं इसके लिए 12 लाख करोड़ का बजट बन जरूरी होगा, तो उससे क्या हासिल होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह कि लालू यादव का परिवार अपने आप को यदुवंशी कहता है। यदुवंशी माने भगवान श्री कृष्ण का वंश। भगवान श्री कृष्ण यानी कि भारत के जो ये भारत जो है ये राम और कृष्ण का देश है, और कृष्ण ने हमेशा कर्म की शिक्षा दी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जहाँ कर्म है वहीं धर्म है, जहाँ अकर्म है वहाँ धर्म है। वो राजनीति में धर्म के साथ चलाना चाहते, ये धर्म की राजनीति के पक्षधर नहीं थे। लेकिन जो यदुवंशी कुल के जो युवराज हैं तेजस्वी यादव, ना तो वो कृष्ण के जो है राजनीतिक धर्म की बात करते हैं, और ना कृष्ण के कर्म की प्रधानता और कर्म के सिद्धांत का पालन करने की बात कर रहे हैं। वो मुफ्त रेवड़ियां बांटने की होड़ में इतने आगे चल दिए कि उन्हें होशो हवास ही नहीं है कि अगर उनकी धोखे धड़ाके से सरकार बन गई तो आखिर वो कहाँ से लेके आएंगे। खासतौर से वो लालू परिवार जिसके ज्यादातर सदस्य लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले युवाओं को नौकरी देने के बदले उनके परिवारों से जमीन हड़पने के आरोप जिन पर लगे हुए हैं, मुकदमे चल रहे हैं, बेल पर हैं, वो इस तरह से 60 लाख नौकरियां कैसे बांट देंगे? क्या इस बात पे कोई भरोसा करेगा क्या? और बिहार के अगर आप माली हालत को देखें तो एनडीए सरकार भी जो बढ़ चढ़ के जो वादे कर रही है वो उनका 3,16,000 करोड़ रुपए का जो बजट था 25-26 का, तो उनको 26-27 के बजट में कम से कम नहीं तो 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान और बढ़ाना पड़ेगा। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी? क्योंकि वैसे भी जो बजट में जो आय का अनुमान लगाते हैं वो उतनी आय हो नहीं रही है। नशाबंदी नीतीश कुमार तो खत्म करने वाले हैं नहीं, तो 20,000 करोड़ तो वो मिलने वाले नहीं है। अब आप बात करें कि जो आय का आकलन करते हैं वो उतना होता नहीं है, उतनी आय हो नहीं रही है, और व्यय का जो अनुमान लगते हैं उससे 30 से 40% अधिक आपका खर्च हो रहा है। मोटे तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार सरकार की माली हालत और उसका खजाना जो है वो ना तो नीतीश कुमार की घोषणाओं को की 100% पूर्ति करने की हालत में है, और लालू यादव के तेजस्वी पुत्र और बिहार के नायक बनकर जो है जिनको पेश किया गया है वो कोई महानायक की भूमिका में आकर लाखों करोड़ रुपए जुटाने का उनके पास में कोई प्लान नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप जब विकल्प बनने की कोशिश करते हैं तो आपको प्रकल्प भी बताना होगा। प्रकल्प यानी कि आप विकल्प में आप क्या आप व्यवस्था करने वाले विकल्प के तौर पर, और जो आप वादे कर रहे हैं वो वादे किस हद तक पूरा कर पाएंगे, कहाँ से पूरा कर पाएंगे।
निर्वाचन आयोग जरा जरा सी बातों पे चुनावी खर्च जो प्रत्याशियों के खर्चों में जोड़ता है, वो निर्वाचन आयोग कभी इन राजनीतिक दलों से ये नहीं पूछता या ये प्रावधान करने की, जबकि उसको बहुत शक्तियां प्राप्त हैं, इसमें कि सुप्रीम कोर्ट भी दखलंदाजी नहीं देता कई मामलों में। निर्वाचन आयोग को विशेषाधिकार मिले हुए हैं। और आपने देखा होगा जैसे मतदाता सूची पुनरीक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे हाथ डालने से मना किया। तो इसीलिए किया क्योंकि निर्वाचन आयोग को अलग तरह से संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं। तो निर्वाचन आयोग क्या इन राजनीतिक दलों से ये नहीं कह सकता कि जो आप घोषणाएं कर रहे हैं या चुनाव घोषणा पत्र में जिन चीजों को आप शामिल कर रहे हैं उसकी पूर्ति का आपके पास में क्या प्लान है, ताकि जनता ये भी तो जान सके ना कि सिर्फ मतदाता ने प्रत्याशी ने कितना खर्च किया, उसके गुणा भाग से ही उसके योग्यता का आप पैमाना कर देंगे, तय कर देंगे। और ये नहीं आप एहसास करेंगे कि जो राजनीतिक दल सरकार बनाएगा वो 5 साल तक जनता के साथ किए गए वादों के साथ में जो खिलवाड़ करेगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। निर्वाचन आयोग को उसकी जिम्मेदारी भी लेना चाहिए। और ये प्रावधान अगर ये निर्वाचन आयोग नहीं करता है तो संसद से लेकर मैं सांसदों से, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से अपील करूंगा कि वो इस मामले में जरूर दखल दें और ये बताएं, पूछें लोगों से कि आप जनता की गाड़ी कमाई से मिलने वाले पैसों का आप कहाँ से भरपाई करेंगे। और अगर नहीं कर सकते तो कस्में वादे प्यार वफा, झूठे हैं वादे इन वादों का क्या, वो वाली कहावतें हमेशा चरितार्थ होती रहेंगी। और जन मतदाताओं का एक वर्ग जो कि भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक अकर्मण्यता की ओर बढ़ रहा है बेरोड़ियों के चक्कर में, वो अधर्म की ओर भी तो बढ़ रहा है। तो उस अधर्म की ओर धकेलने के लिए जिम्मेदार राजनीतिक धर्म निभाने वाले दल कहाँ तक इस चीज को करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं। आप अकेले हम बिहार की अगर आप बात करते हैं तो बिहार में जो 90 लाख जो 13 करोड़ की आबादी है वहाँ की, उसमें से 3 करोड़ लोगों ने 90 लाख से अधिक जो श्रमिक हैं उन्होंने अपने आप को असंगठित क्षेत्र में, जो आपका ई श्रम पोर्टल है उस पर अपने आप को मजदूर के रूप में, असंगठित मजदूर कहलाते हैं, मजदूर के रूप में रजिस्टर्ड करा रखा है। और अनुमान तो ये है कि इन लोगों के साथ में 90 लाख लोगों के साथ में ज़्यादातर करीब अगर आप पूरे परिवार के साथ में पलायन कर रहे हैं तो 3 करोड़ लोग जो है वो बिहार के बाहर जाकर बिहार के राज्य से बाहर जाकर नौकरी करने पर या मजदूरी करने पर विवश। इसमें वो हिस्सा शामिल नहीं है जो अपने टैलेंट के दम पर बिहार के जो प्रतिभाशाली नौजवान जो सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट जॉब में अच्छे ओहदों पर बैठे हुए हैं, उनके पलायन की गिनती इसमें शुमार नहीं है। अगर वो बिहार में रह के ही काम करते तो शायद बिहार के को टैक्स के रूप में काफी पैसा मिल सकता था। तो केंद्र मदद करेगा तो कितनी कर पाएगा। ये सारी चीजें सोचने का विषय मतदाताओं का है कि नीतीश कुमार ने जो वादे किए हैं वो उसकी कसौटी पर वो कितना खरा उतरते आए हैं या कितना उतरेंगे, और नरेंद्र मोदी उनको कितना टेका लगाएंगे या उनको मुख्यमंत्री बनाने को या किसी और चेहरे को पेश कर देंगे। भले अभी वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है बीजेपी ने साफ कर दिया कि हमारे मुख्यमंत्री प्रत्याशी तो नीतीश कुमार ही है, उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ाया जा रहा है और सरकार बनेगी तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो नीतीश कुमार को केंद्र सरकार भी आगर कहाँ से किस पेड़ से जो है रुपया जो झाड़ कर बिहार को दे देगी। बिहार में पहले भी बहुत सारे पैकेजेस घोषित हुए हैं
लेकिन उनका क्या हश्र हुआ है वो सबने देखा है। और लालू पुत्र जो है युवराज तेजस्वी जो है कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी के साथ मिलकर जो बातें कर रहे हैं वो कितनी दम रखती है, ये सोचना भी मतदाताओं के लिए काम अभी, क्योंकि वोट देने के लिए भी कुछ दिनों का वक्त उनके सामने है। ये सोचने का भी वक्त है कि वो मेरिट के आधार पर प्रत्याशी को चुने या इस तरह से जो आपको खिलौनों की तरह बच्चों को टहराने के लिए झुंझुने पकड़ाए जाते हैं, उन झुंझुनों के फेर में फंसकर वो अपने वोट को, अपने बेशकीमती वोट को या अपने मताधिकार का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। ये भी उनके सोचने की बात है। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, बिहार में आपकी तेलंगाना में सरकार बनी, वहाँ चुनावी वादों का जमीनी स्तर पर क्या हाल है ये वहाँ की जनता से आप पूछ सकते हैं। एक ओल्ड पेंशन स्कीम जो हिमाचल प्रदेश में जो प्रियंका गांधी जी ने बनवाई थी वो देना कितना भारी पड़ रहा है, वहाँ वेतन के लाले कितने पड़ रहे हैं। भारत सरकार चाहती है यूपीएस स्कीम लगाना, इसको महाराष्ट्र हरियाणा जैसे राज्य लागू कर चुके हैं कि जो जो नेशनल पेंशन स्कीम की जगह पर जिसका के विरोध काफ़ी झेलना पड़ा बीजेपी को, तो वो यूपीएस स्कीम लेकर आया, क्योंकि नेशनल पेंशन स्कीम में बहुत मामूली सी रकम रिटायरमेंट के बाद में गुजर बसर करने को लोगों को मिलती है। यूपीएस में ये कि जो आप आखिरी 25 साल की अगर आप नौकरी कर चुके हैं तो आखिरी जो साल में जो आपने जो कमाई की है, सैलरी थी आपकी, उस बेसिक सैलरी, उसमें डीए शामिल नहीं है, महंगाई भत्ता, बेसिक सैलरी जो आपकी बेसिक सैलरी उसका 50% आपको यूपीएस के तहत मिलेगा। और ये थोड़ा सा आर्थिक दृष्टि से सरकार के खजाने के लिहाज से, उसकी हैसियत और औकात के लिहाज से थोड़ा सा व्यवहारिक भी दिखता है। नेशनल पेंशन स्कीम तो बिल्कुल भी खारिज करने वाली चीज थी और उसको विरोधी दलों ने अगर उसको उठाया था तो निश्चित रूप से अच्छा कदम था सरकारी कर्मचारियों के हित में। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना, खुद कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में भी और दूसरे और राज्यों में, वो भी मानते हैं कि ये बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि एक तरफ कर्ज का बोझ है, एक तरफ पेंशन का बोझ है, और उसके तले जो है विकास की रफ्तार जो है सुस्त पड़ जाती है। तो योजनागत खर्च जो है वो घट जाते हैं, गैर योजनागत काम जो है उस पर ज़्यादा खर्चा हो जाता है। फिर कर्ज, हर राज्य कर्ज में डूबा है, उसको किस्त चुकाना, उसको कर्ज छोड़िए, कर्ज की ब्याज चुकाना उनके लिए मुश्किल पड़ रहा है। कर्नाटक में कई स्कीम जो चुनावी घोषणा पत्र में की गई थी उस पर कटौती की गई है, ये कर्नाटक की जनता भी जानती है, ये बिहार की जनता को भी समझना चाहिए। और जिन राज्यों ने, बीजेपी शासित राज्यों ने जो लाडली बहना के नाम पर जो चीज़ें की हैं उनके लिए उनको कितना कर्ज लेना पड़ रहा है ये भी देखना चाहिए। प्रियंका गांधी अगर ये बात कहती है कि नीतीश कुमार ने अपने बजट में 10,000 रुपये महिलाओं को दिए हैं तो अभी याद उनको क्यों आई? तो कांग्रेस ने चुनाव के पहले जो वादे किए थे, तो प्रियंका गांधी उस पर निगाह रख रही है कि उनके किए गए वादे कितने पूरे हो रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल सोचने को विवश करते हैं और मतदाताओं को इस पर गहराई से विचार करने, विचार विमर्श का जो है अवसर देते हैं, क्योंकि आपके सामने अभी भी 6 नवंबर और 11 नवंबर का दिन है, में काफ़ी वक्त है सोचने का कि आप मुफ्त की रेवड़ियों में फंसेंगे या कृष्ण के कर्म के सिद्धांत को अपनाकर अपने कर्म से, अपने बूते से, अपने मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और या फिर रेवड़ियों के चक्कर में ऐसी सरकार को ला देंगे
तो आपको रेवड़ी का लालच दिखा के खुद लूट के शहंशाह बन के रह जाएंगे। तो हमारे पास आंकड़े बहुत हैं अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हो, लेकिन वो वित्तीय आंकड़े ऐसे जगलरी होता है। यानी कि मैं आपको बहुत छोटे शब्दों में समझाऊं कि जो एक सेठ का बजट होता है वो बाहर दिखाने के लिए छोटा होता है लेकिन अंदर बड़ा होता है, क्योंकि उसके बीच उसके हाथ में उसकी सफ़ेद धन जो इसको कहते हैं वाइट मनी, उसके साथ में उसकी ब्लैक मनी का भी एक बड़ा हिस्सा होता है जो कि पैसे को रोटेट करता है और रोजगार जनरेट करता है। लेकिन सरकार का बजट दिखाने के लिए बाहर से बड़ा होता है, अंदर से खोखला होता है, कमजोर होता है। यानी जो दिखाया जाता है वो करने की हैसियत उनकी नहीं होती है। ये सरकार का और एक धन्ना सेठ के बजट का यही बुनियादी फर्क है। मैं एक पत्रकार के नाते सरल और सहज शब्दों में इन चीज़ों की वित्तीय व्यवस्थाओं की और वित्तीय स्थिति के आंकड़ों के बीच से आपकी समझ की भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी समझने का काम आपका है और सोच समझ के वोट देने का काम आपका है। मताधिकार आपका है, आपको जिसको चुनना है उसके लिए आप आज़ाद हैं। लेकिन आप अपने प्रदेश को, अपने देश को कहाँ और किस दिशा में ले जाना चाहते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अपनी कर्म की बूते पर आप कितना कर सकते हैं बजाय इसके कि आप अकर्म के सहारे कितना प्राप्त करते हैं, ये प्रायोरिटी, ये प्राथमिकता आपको तय करना है। आप बिहार में रहकर ही रोजगार करना चाहते हैं कि बिहार के बाहर करना चाहते हैं, आपको इस बात के लिए चीज़ें करना चाहिए कि हमें बाहर क्यों जाना पड़ता है। या विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि दूसरे विकसित राज्य महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में कर्नाटक के लोग तो पलायन नहीं करते हैं, लेकिन आरक्षण के चक्कर में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और वहाँ के कई परिवार जो है उन्होंने आरक्षण के कारण जो उनको जो अपना का हक मिलना था नहीं मिला है, उसके चक्कर में वो उत्तर भारत की तरफ उन्होंने रुख किया है। केरल की भी हालत आप देखिएगा, वहां पर भी तो दो दल सरकार है, या तो वामपंथी सरकार है या कांग्रेस के गठबंधन की सरकार होती है, वामपंथी गठबंधन की सरकार होती है। वहाँ क्या होता है, इन तमाम मुद्दों को लेते हुए बिहार के मतदाताओं से बस यही अपील करता हूँ कि वो सोच समझकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और जिसको भी चुने उसको ठोक बजा कर चुने। बस आपको हमारा वीडियो इतना ही पसंद आया होगा, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, फिर लाइक करें अगर अच्छा लगता है तो, और शेयर भी कर सकते हैं ताकि लोगों को और भी इन चीज़ों को जानें। ये वादों जो चुनाव के पहले होते हैं उन वादों का क्या हश्र होता है। और मेरा तो ये मान्यता है कि जिस पार्टी की संभावना जीत की जितनी कम होती है वही उतने बढ़ चढ़ कर वादे करता है और अपने झूठे जाल में फंसाने की कोशिश करता है। तो मित्रों, इस अंक में सिर्फ इतना ही, बाकी सब आपके ऊपर है, आपके विवेक पर है। और अगले अंक में हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे राय सरोठिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।